दोस्तों, बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग सैप्रोट्रॉप्स देखेंगे। जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग मृतोपजीवी भी कहते हैं। ऐसे चीज़ें जो मरे हुए जानवरों पर या सड़ी गली चीज़ों पर ग्रोथ करती हैं। ठीक है, आपने मार्केट में पैकेट देखे होंगे मशरूम के सोल्ड होते हुए। वेजिटेबल मार्केट जाएं, आप सब्जी बाज़ार जाएं तो वहाँ पर आपने इनको देखा होगा। ठीक है, ये मशरूम्स अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने कोई ऐसा होगा जिसने नहीं देखा होगा। बिल्कुल छाते की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो बारिश के दिन होते हैं, रेनी सीजन होता है, उस समय वो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो सड़ी गली टहनियाँ होती हैं या उनकी जो छाल होती हैं, उनके ऊपर भी ये गुच्छे के रूप में आपने इनको देखे होंगे। अब सोचिए कि मशरूम को सर्वाइवल के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती होगी और वो इन्हें कहाँ से प्राप्त होते होंगे, या फिर ये जो फूड है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। क्योंकि इनमें देखा जाए तो एनिमल्स की तरह माउथ नहीं होता, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह ग्रीन नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड नहीं सिंथेसिस कर सकते। तो फिर ये कौन सी प्रोसेस होगी जिसके द्वारा ये मशरूम ग्रो करेंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बुक में एक सेकंड एक्टिविटी दी गई है। अभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे, साथ में देखते हैं। आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे पानी में डिप कर दो और इसे किसी आप नमी वाले एरिया में 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे 3 दिन बाद कि उसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेंगे और उसके ऊपर एक स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। आप इन स्पॉट्स को क्या कर सकते हैं, किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें कि आखिर ये हैं क्या। इन ऑर्गेनिज्म को, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को, ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनको अपन लोग फंगी कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। अभी आप बात कर रहे थे ना कि अपने ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे अपने लिए, तो ये अपने लिए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे ब्रेड से। मतलब जहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इनमें जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार के जो सच ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पर, मतलब सड़ी हुई सड़ने वाली चीज़ों पर या फिर डेड चीज़ों पर ये ग्रोथ करते हैं। और जब जिसके ऊपर ग्रोथ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कुछ अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कर देते हैं उस सरफेस पर, और वो डाइजेस्टिव जूस उस सरफेस को सिंपल और इजीली फॉर्म में चेंज कर देती है। ठीक है, और जब वो उसको इजीली फॉर्म में चेंज कर देती है, ठीक है, तो क्या कर देती है, ये उनके डाइजेशन के लिए इजी हो जाता है, उनको उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है, और इसी इजी सॉल्यूशन को वो फूड के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार की न्यूट्रिशन या इस प्रकार की डाइजेस्टिव प्रोसेस को, जिसमें एनिमल किसी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाती है। अब आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आपने, कि घर में अगर आपने अचार वगैरह देखा हो,
ना। अचार तो सभी ने देखा होगा कि नहीं देखा। अगर आप अपने घर में अचार वगैरह देखते हैं, ठीक है, या चमड़ा देखा हो, कपड़े पर भी देखा हो, कई बार वो सारा खराब होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, उस अचार पर, उस कपड़े पर या उस चमड़े के जूते पर रखा रहने दीजिए। कई बार उसको पॉलिश मत कीजिए और ऐसा पड़ा रहने दीजिए। जब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो उसके ऊपर एक सरफेस चीज़ जम गई होती है, तो उसके ऊपर फंगस ग्रोथ करने लगती है। ठीक है। तो फंगस की ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छा सीजन होता है ना, वो रेनी सीजन होता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। इसीलिए आप देखना रेनी सीजन के दौरान जो फंगी है ना, ये इनकी ग्रोथ कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा आपके पास जूते वगैरह हों जो रेनी सीजन वाले, तो वो कई बार रखे 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 जैसे ही आप रेनी सीजन आता है तो वो फंगस के कारण ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। जो सामान्यतः जो फंगी होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो वायु में प्रेजेंट होते हैं। जब वो किसी ऐसे बायोलॉजिकल मैटर या फिर लिविंग प्रोडक्ट पर बैठते हैं जहाँ पर नमी हो, तो वो क्या कर लेते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं और वहाँ से वो एक न्यू फंगस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तब वो वहाँ से जर्मिनेट हो जाते हैं या अंकुरित हो जाते हैं, और जैसे ही वो अंकुरित होते हैं तब वो ग्रोथ होना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जब वो ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर, तो वो क्या कर देते हैं, उस थिंग पर जिस पर वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको धीमे धीमे वो खराब कर देते हैं, स्पॉइल्ड कर देते हैं, क्योंकि वो उससे वो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ठीक है। अब आपने कई बार सुना होगा कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जिसकी वजह से फसलें भी खराब हो जाती हैं, जैसे गेहूं। क्यों? क्योंकि ये जो फंगस है कई बार कुछ डिजीज भी क्रिएट करते हैं। कुछ एनिमल एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने शेल्टर को और अपने न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, और इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिव टुगेदर करते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ कुछ फंगी हैं। ठीक है। और ये कहीं पर रह रहे, तो उनमें से कुछ क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ फंगी हैं किसी किसी ट्री के शेल्टर में रह रहे हैं, किसी ट्री की जड़ों में रह रहे हैं, उनकी रूट में रह रहे हैं, और कुछ जो इनके साथ वाले लोग हैं वो इनसे हेल्प मांगने आ रहे हैं। तो ये फंगी जो जहां पर रह रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा था, उस प्लांट की रूट से मिल रहा है। ठीक है। अब ये जो प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, वो फंगी को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। बदले में फंगी क्या कर रहा, उन्हें वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। तो एक प्रकार से इनमें एक दूसरे का देखा जाए सिम्बायोटिक रिलेशन बन रहा है। इसी प्रकार से एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है लाइकेन नाम का। लाइकेन्स में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टनर बनते हैं, जिसमें से एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंगी। अब आपको पता है कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है, जबकि फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्या होगा, अब दोनों मिल गए, तो जो फंगी है वो एल्गी को रहने के लिए अपना शेल्टर देगा, अपना घर दे देगा, और साथ में साथ उसे पानी भी देगा और न्यूट्रिएंट्स भी देगा। कहेगा लो तुम मुझसे पानी भी लो और ये न्यूट्रिशन भी लो।
बदले में एल्गी क्या करेगा? बदले में एल्गी फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो जो उसने वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स दिए थे उसकी हेल्प से फूड बनाएगा। और वो जो फूड जो सिंथेसिस करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाएगा, वो फूड किसको दे देगा? वो फंगी को दे देगा, ले भाई तू भी खा ले। क्यों? क्योंकि फंगी ने भी तो उसको हेल्प की थी, उसे रहने के लिए घर दिया, वो सड़क के किनारे रह रहा था, खुले में रह रहा था, तो उसको दिया, ठीक है, घर दिया, उसको पानी दिया, उसको न्यूट्रिशन भी दिया। बदले में क्या करना है? जब सब सामान दे दिया, उसको आके खाना ही तो बनाना है। वो खाना बना के दोनों आराम से शेयर कर लेते हैं उसको। तो इस प्रकार के सिम्बायोटिक रिलेशन को लाइकेन कहते हैं। जब भी एक एल्गी और एक फंगी आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है, और वो रिलेशनशिप क्या कहलाती है? लाइकेन कहलाता है। अब आप के मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर न्यूट्रिएंट्स इसी प्रकार से बाहर जाते रहें तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते हैं, या फिर सॉइल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ हैं? कई बार आपने फार्मर्स को देखा होगा, वो फर्टिलाइजर्स को स्प्रेडिंग करता है फील्ड में। अगर आप वहाँ जाएं खेतों में, देखो फर्टिलाइजर को फेंकता हुआ दिखाई देता है। कई बार आपने घर के बगीचे में देखा होगा, जो आपके यहाँ गार्डनर आता होगा, ठीक है, वो भी क्या करता है? आपके जो गमले वगैरह हैं उनमें वो क्या करता है? कुछ खाद वगैरह डालता है। आपने कभी ये सोचा कि वो ऐसा क्यों करता है? आपने पढ़ा है कि प्लांट्स होते हैं ना, वो मिनरल और न्यूट्रिशन को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो लगातार एब्जॉर्ब ही करते रहेंगे तो क्या होगा? सॉइल में इन न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या जो मैन्योर होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और प्लांट्स द्वारा लगातार इनके यूज होने के कारण सॉइल में उनका अमाउंट धीमे धीमे कम होने लगता है। इसलिए सॉइल को इन न्यूट्रिएंट्स से दोबारा रिच करने के लिए उस सॉइल में हमें ऊपर से क्या मिलाना पड़ता है? हमें ऊपर से इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि वो जो सॉइल है ना वो इनरिच बनी रहे। उससे क्या होगा? उससे जो आपके प्लांट्स होंगे वो हेल्दी बने रहेंगे, और हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट्स के द्वारा पूरी होती रहेगी। ठीक है, आपने मोस्टली देखा होगा कि प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन की नीड होती है। जब भी फसल कटती है, जब खेत में से आप फसल को काट लेते हो, तो उस सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिसिट हो जाती है, कमी हो जाती है। जबकि आपने तो सुना है कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो गैस है ना वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी प्लांट इसका यूज करने में असमर्थ होते हैं, वो डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। पौधे जो नाइट्रोजन को है ना वो एक डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में लेंगे? दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, मतलब वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में ही ले सकते हैं। अब पौधों ने बोला भगवान जी के पास जाके कि भगवान जी हम नाइट्रोजन तो ले ही नहीं पाते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो भगवान जी बोले सुनो, अब तुम्हें नाइट्रोजन मिलेगी लेकिन सॉल्यूट फॉर्म में मिलेगी, और इसके लिए हम कहें लेकिन वो सॉल्यूट हम बनाएंगे कैसे? क्योंकि तो भगवान जी ने कहा इसके लिए हम तुम्हारे लिए एक मित्र भेज रहे हैं, एक बैक्टीरिया भेज रहे हैं जिसका नाम है राइजोवियम। तो इसको ले जाओ, ये तुम्हारे लिए एनवायरनमेंट से मिलने वाली नाइट्रोजन को सॉल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
तो उनके एक मित्र आए राइजोबियम। लेकिन आपको पता है राइजोबियम अपना फूड स्वयं नहीं बना सकता। जब ये खुद नहीं बना सकते तो क्या करेंगे? तो ये जितने भी लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स होते हैं, जैसे चना है, मटर है, मूंग है, सेम है, या जितनी भी फलीदार प्लांट्स होते हैं ना, उनकी रूट में जाके रहने लगते हैं, क्योंकि खुद तो ये बना नहीं पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया कि राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। सो ये क्या करते हैं? ये रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स या अदर लेग्यूम्स जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये उनकी रूट में रहने लगते हैं। बिल्कुल वही वाला संबंध है। अब ये जब रहने लगेंगे तो क्योंकि प्लांट गए थे तो प्लांट का फ्रेंड दे दिया, फ्रेंड को तो रखना होगा ना आपको। ठीक है, बदले में ये प्लांट्स को नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो दालें हैं या जो जितने भी फलीदार प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये जो प्लांट्स हैं ये राइजोबियम को बदले में शेल्टर दे रहे हैं और दे रहे हैं फूड, कि भैया तुम मुझसे शेल्टर भी लो और फूड भी लो, बस तुम मुझे हमारी ग्रोथ में हेल्प करो। तो उनमें भी एक देखा जाए ना, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है, और इस रिलेशनशिप का हमारे फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी वो वहाँ पर लेग्यूमिनस फैमिली की या फिर दालों की फसल उगाएंगे, जो दाल आप खाते हो, ठीक है, जैसे मूंग, ग्राम, बीन्स, लेग्यूम्स, इस तरह की कुछ भी खाते हो, ठीक है, तो ये जो उगाना होता है ना, तो उनको अलग से जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर बहुत कम देने की नीड पड़ती है उनको। तो उससे प्लांट्स, तो उससे फार्मर भी बड़ा खुश रहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया। तो जितनी भी पल्सेस हैं, जो दाल्स हैं, वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। बात हमारी समझ में आई होगी आपको? यही नहीं, जब आप दाल की फसल को, है ना, जितनी भी पल्स की फसल्स हैं उनकी फसल्स को उगाने के बाद आप उसको काट देते हो, ठीक है, मतलब उसका जब सीजन खत्म हो जाता है तो आप उसको क्या करोगे? उसको काटोगे। उसको कट करने के बाद आप कोई दूसरी फसल लगाओगे, तो अब आपकी सॉइल में नाइट्रोजन पर्याप्त अमाउंट में मौजूद है, तो अगली वाली फसल के लिए मोस्टली आपको नाइट्रोजन देने की नीड नहीं पड़ेगी या फर्टिलाइजर देने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, इसलिए बहुत कम फर्टिलाइजर हो सकता है देना पड़े। तो बच्चों आपको समझ में आ गया इस टॉपिक में मोस्टली अपन ने क्या पढ़ा कि प्लांट्स क्या होते हैं, कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कुछ प्लांट्स सैप्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है, ओके। ये जो पैरासिटिक होते हैं या सैप्रोट्रॉपिक होते हैं वो न्यूट्रिशन को अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और हमने क्या पढ़ा, जितने भी ऑल एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्यों? बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, इसलिए हम क्या कह सकते हैं। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को देखा था अपन ने, वो पार्शियली हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड तो खुद बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट्स कम होती है, इस वजह से वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को वाइट करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट ईटर भी होते हैं वो, बिकॉज दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी यहाँ पर, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉपिक और स्टोमेटा। ठीक है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या होता है, सबको फूड की नीड होती है और उस फूड से वो क्या करते हैं, दे गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं खुद के लिए भी। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते थे वहां पर, फोटोसिंथेसिस, और इस प्रकार के प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स।
फिर मैंने बात की थी प्लांट्स लाइक जैसे कसकुटा था, कसकुटा क्या था, पैरासाइट्स होते हैं बिकॉज दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, अपन ने बात की थी उसको, कसकुटा अमरबेल याद होगा, ठीक है। फिर मैंने बात की थी प्लांट्स जो होते हैं ना वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करते हैं अपने फूड की सिंथेसिस में। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, हमने वो भी बात की थी। फिर बेटा अपन ने बात की थी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये कैसे बनता है, ये बेटा फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर बच्चे क्वेश्चन याद रखना, कभी भी पूछा जाए कि सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द, कौन करता है, तो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। पूछा जाए ऑक्सीजन को प्लांट कब प्रोड्यूस करते हैं, बताना बाय द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है इन फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है, अगर वो नहीं होगी तो हमारी लाइफ नहीं होगी। फिर हमने आज बात की थी फंगी की, कि जो मैनी फंगी जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं, इसलिए उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ओके। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था फ्यू प्लांट्स एंड सम एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज में आपको यहां पर 13 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, और आपके 3 प्रोजेक्ट हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आप लोग शाम वाली जो क्लास होगी जो टीम ऐप पर, हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को और एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट को। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस क्वेश्चंस को कितने उसमें वर्ड में लिखना है, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए इस क्लास को यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।